भाषा प्रेमी बंधुओं, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वेश पांडे आज भाषा की श्रेष्ठता अथवा हीनता विषय पर आपसे बात करूंगा। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के तमाम भाषाविदों ने या कह सकते हैं इतिहासकारों ने, चिंतकों ने ये प्रश्न खड़े किए। श्रेष्ठता और हीनता का जो बोध है वह जीवन में भी बड़ा महत्व रखता है। यही कारण है कि जैसे जीवन को श्रेष्ठता और हीनता का बोध प्रभावित करता है, वैसे ही जब किसी भाषा को श्रेष्ठ अथवा हीन कह दिया जाता है तो उस भाषा पर, उस भाषा के प्रयोग करने वाला भाषाभाषियों पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए यह जो एक ग्रंथि है जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों ने खड़ा की है, उसको साफ करना, उसको खोलना बड़ा जरूरी है। मेरी जो अपनी मान्यता है, और जब मैं मेरी मान्यता की बात करता हूं तो ये निहायत निजी मान्यता नहीं है। या एक जो भाषा की समझ विकसित हुई जिस परंपरा से, ये उस मान्यता की बात मैं कर रहा हूं। श्रेष्ठता और हीनता, ये दोनों जो शब्द हैं इनके अपने अर्थ हैं और दोनों एक दूसरे के सापेक्ष अर्थ धारण करते हैं। इसीलिए जब किसी भाषा को हम श्रेष्ठ भाषा कहते हैं तो अन्य भाषाओं के प्रति हीनता का बोध होने लगता है, और जब हम किसी भाषा को हीन भाषा कहते हैं तो अन्य भाषाओं के प्रति श्रेष्ठता का बोध होने लगता है। और यह बोध उस भाषा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, उस भाषा के प्रयोग करने वाले लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए इस गुत्थी का खुलना, इस गुत्थी को सुलझाना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहली बात हम कर लेते हैं कि भाषा क्या है, भाषा का काम क्या है, भाषा का प्रयोग क्षेत्र क्या है, भाषा की शक्ति और सामर्थ्य क्या है। तब हम बात करेंगे भाषाभाषियों के बारे में, यानी जो लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भाषा हम कहते हैं तो कहीं न कहीं से उसमें एक समाज का बोध होता है। भाषा समाज निरपेक्ष इकाई नहीं है। भाषा समाज निरपेक्ष अस्तित्व नहीं रखती। क्यों? क्योंकि भाषा के मूल में संप्रेषण होता है। संप्रेषण में हम अर्थ का संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण कोई निर्वात में नहीं होता है। संप्रेषण किसी समाज में होता है। यानी हम कहें कि संप्रेषण मतलब किसी खास समाज में किसी खास अर्थ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक समूह से पूरे समूह को, एक व्यक्ति से पूरे समूह तक उसका संप्रेषण करना होता है, उसका विस्तार, प्रसार करना होता है। तो इस दृष्टि से देखें यदि हम, तो हम क्या पाते हैं कि कोई भी भाषा, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। आप एक भाषाभाषी समूह से जब उस भाषा को दूसरे समूह में ले जाएंगे, दूसरे भाषाभाषियों के बीच ले जाएंगे, तो वो हमारे किसी काम की नहीं रह जाती। जिसके लिए हम कहते हैं कि प्रत्येक भाषा का अपना एक कोड होता है और वह कोड उस समूह के लोग जानते हैं जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में यदि मान लीजिए कोई छोटा समूह है जिसका क्षेत्र सीमित है, जिसकी आबादी सीमित है, कम संख्या की आबादी है, वो समूह अपने में संप्रेषण करता है। विचार, भाव, घटना, भाव, चित्र, तमाम चीजों का वो संप्रेषण करता है अपनी भाषा के माध्यम से। लेकिन जब हम किसी बड़ी भाषा की बात करते हैं, जब मैं बड़ी भाषा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका मतलब भाषा के बड़ा होने से नहीं है, उसका मतलब है समाज के बड़ा होने से। जिस क्षेत्र में उपयोग की जाती है उस भाषाभाषी समाज के बड़े होने से। इसलिए मैं कह सकता हूं कि न कोई भाषा बड़ी होती है न छोटी होती है। भाषा की अपनी शक्ति और सामर्थ्य है। भाषा अगर छोटे समूह में प्रयोग की जाती है तो उसका विस्तार, उसका प्रसार उस छोटे समूह की
अपनी आवश्यकताओं, अपनी अपेक्षाओं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति तक उसकी शक्ति सीमित होती है, उसका सामर्थ्य उतना ही है। जब किसी बड़े समूह की भाषा की बात हम करते हैं तो उसके प्रसार की शक्ति और सामर्थ्य कर सकते हैं बड़े समूह के लिए होती है। लेकिन जो हमारे मनवी भाव हैं, जो हमारे मन के भाव हैं, वो समाज निरपेक्ष होते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि दुख से, किसी बात को लेकर जितने दुख, जितनी पीड़ा हमें होती है, वो पीड़ा दूसरे समूह में नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे कि एक समूह उस पीड़ा के लिए, उस कष्ट के लिए, उस दुख के लिए, उस मन के भाव के लिए किसी शब्द का प्रयोग करता है तो दूसरा समूह किसी दूसरे शब्द का। ऐसे में जो समूह छोटा होगा, उस समूह की जो आपसी अंतरक्रिया होगी, समाज के लोगों के बीच जो व्यवहार का माध्यम होगा, जिसको हम शब्द के नाम से जानते हैं, तो शब्दों की जो संख्या होगी, शब्दों का जो स्वरूप होगा, शब्दों की जो सामर्थ्य होगी, वो उस समाज के हिसाब से होगी। अगर कोई समाज किसी खास शब्द से किसी खास अर्थ को अधिक तरीके से व्यवहार करता है तो स्वाभाविक है उस समाज में उस अनेक अर्थ छवियों के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होगा। इसी तरह से कोई समाज है, उसमें किसी खास अर्थ की कुछ ही छवियां प्रयोग की जाएंगी तो निश्चित तौर से उस समाज में उन अर्थ छवियों को प्रयोग करने वाले शब्दों की संख्या सीमित है। मैं एक उदाहरण देता हूं आप सबके समक्ष। मान लीजिए एक समाज है, आप सुनते भी होंगे, एक ऐसा समाज है जिसमें चोरी का व्यापार नहीं है, यानी चोरी की घटना होती नहीं। उस समाज में जब चोरी नहीं होती है तो मकानों में ताले भी नहीं लगते। ताले नहीं होंगे, यानी कह सकते हैं कई बार संभव है कि दरवाजे भी ना। तो अब आप कल्पना कीजिए ऐसा समूह जिस समाज में चोरी की क्रिया न होती हो, उस समाज में चोरी, ताला, दरवाजा और उन तमाम तरह के जो उपकरण हैं उनके लिए सब उस समाज में नहीं। अब कल्पना करिए अगर ऐसे समाज को आप देखें तो मूल्य की दृष्टि से कितना श्रेष्ठ समाज होगा। लेकिन अगर शब्द की दृष्टि से देखें उस समाज में इन अर्थों के लिए कोई शब्द नहीं होंगे तो क्या कहेंगे आप, वो समाज हीन है? निश्चित रूप से वो समाज श्रेष्ठ समाज है। यानी भाषा में शब्दों के आधार पर जो हीनता श्रेष्ठता की बात की जाती है वो तर्क संगत नहीं है, वो नकारात्मकता से भरी हुई बात है। किसी भी भाषा में अपने जो उस समाज होता है, उस समाज के व्यवहार जो होते हैं, एक दूसरे मनुष्यों के बीच अंतरक्रिया होती है, उसको व्यक्त करने के लिए ही शब्द और भाषा की तमाम संरचनाओं का प्रयोग है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि भाषा न बड़ी होती है न भाषा छोटी होती है। भाषा अपना जो उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तमाम तरह के क्रिया व्यापारों को व्यक्त करने वाले माध्यम। अब दूसरा विषय आता है श्रेष्ठता और हीनता। आप जानते हैं श्रेष्ठता और हीनता एक दूसरे के सापेक्ष शब्द है। श्रेष्ठ कौन है यह तय करने वाला वह व्यक्ति होता है जो घोषित करता है। अगर मान लीजिए मैं व्यक्ति हूं जो किसी चीज को श्रेष्ठ, किसी को हीन कहना चाहता हूं, तो मेरी जो परंपराएं वो भी श्रेष्ठ होंगी और अन्यों की परंपराएं हीन। जो मेरी परंपरा से नहीं चलेगा वो श्रेष्ठ नहीं। ऐसे में जब किसी भाषा को श्रेष्ठ भाषा की बात करते हैं तो हम उन पहलुओं को उठाते हैं, यानी कोई क्रिया व्यापार किसी समाज में नहीं है तो उसके लिए शब्द नहीं है, और वो क्रिया व्यापार हमारे समाज में है तो हमारे भाषा में भी उसके लिए बहुत सारे शब्द। इन शब्दों के आधार पर जब हम कहते हैं कि यह भाषा श्रेष्ठ है या हीन है तो निश्चित तौर से यह एकांगी विश्लेषण है। इस एकांगी विश्लेषण के माध्यम से किसी भाषा के सामर्थ्य को आप नहीं आंक सकते। किसी भाषा का सामर्थ्य क्या होता है, किसी भाषा में जब सामर्थ्य और शक्ति की बात की जाती है तो उसको भी समझने की जरूरत है।
कोई भी समाज अपने समाज के किसी भी क्रिया व्यापार के लिए कोई न कोई भाषिक संरचना गढ़ता है। जब वो क्रिया व्यापार हमारे समाज में नहीं होता है तो जिस समाज से वो क्रिया व्यापार हमारे समाज में आता है उस समाज से शब्दों को ग्रहण करता है और उन शब्दों का स्थूल रूप में केवल ग्रहण ही नहीं करता बल्कि कह सकते हैं उसके साथ या उसका अनुकूलन करता है। उन भाषिक संरचनाओं का अपनी भाषिक परंपराओं, अपनी भाषिक संस्कृति के माध्यम से वो उनका अनुकूलन करता है और इस अनुकूलन की प्रक्रिया में वो जो शब्द दूसरे समाज से आया हुआ है उस शब्द की ध्वनियों में परिवर्तन होता है, यानी उस शब्द की ध्वनि संरचना में परिवर्तन होता है और साथ साथ उसकी अर्थ संरचना में भी परिवर्तन होता है। यानी उससे जो जुड़े हुए अर्थ हमारे पास होते हैं उन्हीं अर्थों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे एक पशु को दिखलाया जाता है, एक चौपाया पशु को दिखाया जाता है, एक आदमी कहता है ये तो घोड़ा है, आप कहते नहीं ये घोड़ा नहीं है, वो कहता है अच्छा ये नील गाय है, कहते नहीं ये नील गाय भी नहीं है, आप कहते हैं ये खच्चर है, तो कहता हाँ ये खच्चर है। यानी एक तथ्य दिखाया गया, उसके लिए खास शब्द है, लेकिन उससे मिलते जुलते जितनी अर्थ छवियां हैं वो समाज उन अर्थ छवियों से उसको समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो मूल अर्थ को समझ लेता है, उसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल करता है। आप इसके अलावा भी देखें और भी कई ऐसे शब्द हैं। उदाहरण के लिए शब्द है अदरक। एक समूह हिंदी भाषी समाज में अदरक कहता है तो एक और समूह है उसी समाज में, उसी भाषा भाषी समाज में जो आदि के रूप में उसका। एक समूह है लौकी कहता है एक दूसरे सब्जी को और एक दूसरा घिया कहता है। ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द हैं जिनके लिए जो बड़े व्यापक समूह, बड़ा समाज जो होता है, व्यापक समाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसमें इस तरह के बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। बंधुओं, इन विकल्पों के आधार पर किसी भी भाषा को श्रेष्ठ और हीन नहीं कर सकते। श्रेष्ठता और हीनता की जब बात आती है तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं सार्वभौमिकता के संदर्भ में। यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति है तो अपनी सीमा के बाहर जाकर के भी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन भाषा के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी भाषा अपनी सीमा से बाहर जाकर के अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो सिर्फ तमिल जानता हो, उस व्यक्ति को यदि आप फ्रांस में पहुंचा दें, वो फ्रेंच भाषा भाषी समूह में तमिल के माध्यम से किसी भी अर्थ का संप्रेषण नहीं कर सकता है। यानी इसी तरह से आप यदि एक पुर्तगाली को, एक रसियन को, एक चीनी को आप तमिलनाडु में पहुंचा दें तो रसियन अपनी रूसी भाषा के माध्यम से नहीं संप्रेषण कर सकता है। अतः कह सकते हैं कि कोई भी भाषा न तो श्रेष्ठ होती है न हीन होती है। भाषा अपने भाषाभाषी समूह में अपने सामर्थ्य के अनुसार संप्रेषण करती है। बंधुओं, बात बस संक्षेप में मुझे कहना था, इसलिए किसी भी भाषाभाषी समूह को, किसी भी भाषा के प्रयोग करने वाले लोगों को अपनी भाषा के प्रति श्रेष्ठता अथवा हीनता के भाव से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा की अपनी मर्यादा है। भाषा अपने प्रयोग करने वाले, व्यवहार करने वाले क्षेत्र में श्रेष्ठतम होती है। दूसरी कोई भाषा उसके अर्थ के अभिव्यक्तियों को नहीं कर सकती। हाँ, भाषा का जो सामर्थ्य है वो इसमें पता चलता है अवश्य कि जब किसी अन्य समूह से कोई शब्द, कोई क्रिया व्यापार आता है तो उसके लिए अभिव्यक्त करने के लिए, उसको संप्रेषित करने के लिए वह कैसे अनुकूलन करती है उन कार्य व्यापारों, क्रिया व्यापारों का, उनके लिए प्रयोग होने वाले शब्दों का, यह जरूर उसके सामर्थ्य को बताता है। लेकिन इससे भी कोई भाषा न तो श्रेष्ठ होती है न हीन होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अपनी सीमा, अपने व्यवहार क्षेत्र से बाहर वह भाषा असहाय ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबने सुना, धन्यवाद।